हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू टी पॉइंट एकेडमी। जी हाँ, सही टॉपिक सुना है। व्हाई बंगाल हैज फॉलन। सही बात है। आज हम इसके हिस्टोरिकल रीजन के बारे में बात करेंगे। एक कोट है, जो बंगाल आज सोचता है वो बाकी भारत कल करता है। ये एक ऐसा कोट है जो एक टाइम पे बंगाल में बहुत ही फेमस था और सारे बंगाली इस पे प्राउड करते थे। अगर आप ध्यान से जब भी आप नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि मैक्सिमम चीज़ें बंगाल से चालू हुई, बंगाल प्रेसिडेंसी से चालू हुई, बंगाल से ही नेशनलिज्म की बातें चलती थी। बड़े बड़े नेता रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सत्यजीत रे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये सारे लोग कहाँ से हैं? ये सारे लोग उसी बंगाल से हैं। आज भी बंगाल से आर्टिस्ट, मूवी, साइंटिस्ट, हर फील्ड में लीजेंड्स आते हैं और लीजेंड्स आते थे। तो इतने लीजेंडरी बंगाल का हालात ये कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल और आफ्टर इंडिपेंडेंस फैक्टर्स के बारे में। दो तरीके से इसको डिस्कस करते हैं। पहले जानते हैं हिस्टोरिकल रीजन में। बंगाल एक प्रोविनेंस था जहां पे सबसे पहली लड़ाई ब्रिटिशर्स ने, प्लासी की लड़ाई 1757 और बैटल ऑफ बक्सर, इन दो वॉर से ब्रिटिशर्स ने अपने आप को स्टैब्लिश किया बंगाल में और अपनी जितनी भी आगे की वॉर थी उसको बैटल ऑफ प्लासी और मतलब बंगाल्स के मिलने वाले रिसोर्सेज से फुलफिल किया। बंगाल का की इंडस्ट्रीज की बात करें तो बंगाल के टेक्सटाइल का रॉ सिल्क पूरे वर्ल्ड का 80% अकेले प्रोड्यूस कर देता था। इसके अलावा वहां का मलमल, ढाका का मुस्लिन, वहां की मालदा की सिल्क इंडस्ट्रीज का ब्यौरा अलग अलग विदेशी ट्रेवलर्स ने अलग अलग ग्रंथ शास्त्रों में हमें पढ़ने को मिलता है। तो बंगाल का जो इम्पैक्ट था, हैंडीक्राफ्ट था, कितना तगड़ा था वहां का टेक्सटाइल, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ तक कि फ्रेंच और ब्रिटिश राइटर उसको इजिप्ट और ब्रिटिश सिविलाइजेशन से भी बेटर सिविलाइजेशन बताते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया? इन्होंने क्या किया, जब बंगाल को कब्जा किया तो उस टाइम पे मैक्सिमम पोर्ट का पार्ट बंगाल से चलता था, कैलकाता, उसको डेवलप किया। उसके बाद वहां पे होने वाला इंडिगो, टेक्सटाइल, कॉटन, ये सब इनको फ्री में मिलने लगा, प्लस अलॉट ऑफ टैक्स। ये सारा रॉ मटेरियल उठा के ले जाते थे ब्रिटेन, वहां से फिनिश गुड्स बना के और उन्हीं चीजों को महंगे दामों में बंगाल में बेचते थे। तो कहने का मतलब, जो बंगाल एक फिनिश गुड का सप्लायर था उसको रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया और खुद बन गए फिनिश गुड के सप्लायर, और दोगुना मुनाफा। सीधे कहा कि अगर आप बना के बेचेंगे तो उस पर हैवी टैक्स लगा दिया, और अगर आप रॉ मटेरियल बेचेंगे तो कोई टैक्स नहीं, और अपनी चीजों पे बिल्कुल बिना टैक्स लगाए लाके यहाँ पे बेचते थे। तो इस तरह से दोहरी नीति ने मारा बंगाल की कमर तोड़ दी। एक प्रॉब्लम ये हुई। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने बंगाल के फार्मर्स की कमर तोड़ दी और क्या कर दिया, वहां पे अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। इसमें हाल ये हो गई कि हैवी टैक्सेशन सिस्टम आया। हैवी टैक्सेशन सिस्टम के आने के कारण फार्मर्स को अपना टैक्स ना पे कर पाने के रीजन से लोन लेना पड़ता था जमींदारों से, और फिर उन जमींदारों को जब वो लोन पे नहीं कर पाते थे तो वही जमींदार उनकी जमीनें हड़प लेते थे। इस तरह से हुआ क्या, धीरे धीरे मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो गया बंगाल प्रोविनांस से, क्योंकि किसानों के लिए वहां कुछ रह नहीं गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ने बंगाल के फार्मर्स की कमर तोड़ दी। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला इवेंट क्या हुआ। वैसे तो देखा जाए बंगाल का बहुत बार बंटवारा हो चुका है जैसे, लेकिन उससे पहले आते हैं, बात करते हैं फेमाइन की, वहां की पॉपुलेशन की। 1717 में एक फेमाइन आया और उसके साथ साथ स्मॉल पॉक्स आया, और ये फेमाइन पूरा मैन मेड फेमाइन था। कहने को ड्रॉट की बात करते हैं, जो कि 1768 और 69 में, लेकिन उसका उतना इंपैक्ट नहीं था। जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने राइस को खरीद के अपने आर्मी को फीड करने के लिए चालू किया, उससे प्राइसेस 300% तक बढ़ चुके थे। और हाल ये हुआ कि स्मॉल पॉक्स आया और 1/3 पॉपुलेशन, लगभग में 1 करोड़ की पॉपुलेशन बंगाल की साफ हो गई। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा लॉस हुआ। खेती करने वाले किसान नहीं बचे, क्योंकि सबसे बैडली इंपैक्ट मजदूर और किसान और हैंडीक्राफ्ट पर्सन हुए थे। तो इस तरह से लोकल इंडस्ट्रीज का पूरा सफाया, लोकल पॉपुलेशन और आर्ट्स कल्चर का पूरा इन लोगों ने सफाया कर दिया। उसके बाद बात करेंगे 1943 में, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में विंस्टन चर्चिल ने जिस तरह से सारा अनाज उठा के अपने सैनिकों के लिए भेज दिया, ये एक प्योर मैन मेड डिजास्टर है। वो ड्रॉट कहें, कुछ भी कहें, लेकिन रिपोर्ट यही कहती है कि ये इतने बड़े फेमाइन नहीं होते कि जहां पे 30 से 40 लाख लोग मर जाते। ये सब कुछ जानबूझ के ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में किया है। तो ब्रिटिशर्स का ये इंपैक्ट जो कोलकाता पे उनका रूल करने का था, कोलकाता को स्लोली स्लोली एंड स्लोली फुल्ली डिस्ट्रॉय कर रहा है, अंदर से खोखला कर देता है पूरे बंगाल को। और उसके बाद बंगाल के डिविजन्स की बात करते हैं। देखिए, बंगाल जब प्रोविनेंस की बात करते हैं तो उसमें आज का बंगाल, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, असम, बिहार एंड उड़ीसा आता है।
जब ब्रिटिशर्स ने 1876 में बंगाल से आसाम को निकाला तो जितना भी टी प्लांटेशन का एरिया था वो चला गया आसाम में। फिर जब बिहार और उड़ीसा बनता है तो इससे क्या होता है, जितना भी मिनरल रिच एरिया है वो बिहार और उड़ीसा में डिवाइड हो जाता है बंगाल के पास। और उससे भी वर्स्ट होता है 1947 में ईस्ट और वेस्ट बंगाल। इतना क्रूअल पार्टीशन होता है यहाँ पे कि क्या होता है, मैक्सिमम 75% जूट फील्ड जो है वो ईस्ट बंगाल में मतलब पूर्वी पाकिस्तान में चली जाती है, वहीं मिलें जो हैं वो रह जाती हैं इंडिया में। और उसके बाद होता क्या है, जो रॉ मटेरियल है उस पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं ईस्ट पाकिस्तान वाले कि उसको रॉ मटेरियल को अफोर्ड कर पाना मिल्स के लिए मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे मिलों पे ताला लगने लगता है। तो इस तरह से पार्टीशन ने भी बंगाल को वर्स्ट अफेक्ट किया। तो वो धरती जहाँ से सबसे बड़े पॉलिटिशियन, हमारे राष्ट्रगान लिखने वाले, राष्ट्रगीत लिखने वाले, बड़े बड़े हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट करने वाले, इंडिया का सबसे पहले पॉपुलेशन जनगणना करने वाले, ये सारे लीडर जिनके बारे में आज भी हम किताबों में पढ़ते हैं, तो लगता है कि बंगाल क्या रहा होगा। कलकत्ता को लंदन के बराबर ट्रीट किया जाता था। कलकत्ता वाज एज इंपॉर्टेंट सिटी एज इट वाज अ लंदन फॉर द ब्रिटिश एम्पायर। तो आज भी बंगाल के कलकत्ता में आपको ब्रिटिश एम्पायर की पूरी झलक देखने को मिलेगी, लेकिन वो डेवलपमेंट कहने की बात है, उससे ज्यादा बुरा हाल किया है। तो ये रीजंस हैं प्री इंडिपेंडेंस। लेकिन जब इंडिपेंडेंस आई तो भी हमारे पास एक ऑप्शन था कि चलो अब तो ब्रिटिश चले गए और क्या कर सकते, अब हम चीजों को पहले से बेहतर कर सकते हैं। और जब खत्म होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस आफ्टर 1947 वहां पे आती है कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार सेंट्रल में थी एज वेल एज कांग्रेस की सरकार कहां पे थी, स्टेट में भी आती है। ठीक है, स्टेट और सेंट्रल में भी आती है। लेकिन कांग्रेस की गलत दोहरी नीतियों के कारण भी यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। जैसे मुंबई प्रेसिडेंसी में स्टेट को जो टैक्स मिलता था वो मिलता था 20%, उसको घटा के इन्होंने कलकत्ता में बंगाल में 12% कर दिया, वहीं मुंबई को 21% कर दिया। तो इससे क्या हुआ, स्टेट की ग्रोथ में उस टाइम जो सीएम थे वहां के बीसी राय, उन्होंने नेहरू जी को पत्र भी लिखा कि ये कैसी पॉलिसी है जो बंगाल के साथ आप इतना भेदभाव कर रहे हैं। तो सोचिए, कांग्रेस पार्टी हो के भी कांग्रेस पार्टी के लीडर को पत्र लिखते हैं। लेकिन इस तरह की दोहरी नीतियों के कारण बंगाल में बहुत बुरा हाल रहा। ओके, और बंगाल से जब ये हटते हैं उसके बाद कौन आती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा इससे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने बंगाल में इंडस्ट्रीज थी, गुजरात और महाराष्ट्र में मिला के उतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी। लेकिन 1952 के बाद जब कोस्टल एरियाज में डेवलपमेंट की बात आती है तो तेजी से इंडस्ट्रीज खुलती किधर है, बंगाल में और महाराष्ट्र में। बंगाल में, महाराष्ट्र में जितनी इंडस्ट्रीज खोली उससे कहीं कम परसेंटेज में कलकत्ता वगैरह, बंगाल वगैरह में इंडस्ट्रीज को खोला गया। इसके रीजन से क्या हुआ, इंडस्ट्रीज की नंबर ऑफ संख्या धीरे धीरे कम होती है और बाकी रही बची खुशी कसर निकाल दी सीपीआई ने। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी, आपको पता है कि ये कितना ही ज्यादा कैपिटलिस्ट को प्यार करते होंगे। तो सीपीआई के आते ही नीचे क्या बनने लगे, बहुत सारे गठबंधन बनने लगे, मजदूरों की स्ट्राइक होने लगी और हालात ये रहा कि धीरे धीरे जो भी पार्टियां थीं वो पार्टियां बाहर आने लगी। धीरे धीरे वो पार्टियां क्या हो गई, बाहर निकलने लगी और वहां से धीरे धीरे इंडस्ट्रीज पे ताला लगने लगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के नाम पे धीरे धीरे वहां से लोग निकलने लगे। यहां तक कि 1991 के लिबरलाइजेशन के उदारीकरण का भी इन्होंने विरोध किया और उसी विरोध के कारण इंडस्ट्रीज की संख्या काफी ज्यादा डाउनफॉल हुई और उसका फायदा उठाया वेस्ट कोस्ट के स्टेट ने। वेस्ट कोस्ट के स्टेट ने बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इसी के साथ सरकारों ने जो उनको स्टेट टैक्स मिलता था वो तो कम तो किया ही किया, इसके अलावा आपदा राहत वगैरह वाले भी टैक्सेस को बहुत ज्यादा, फंड को काफी ज्यादा कम किया गया। तो थोड़ा पॉलिटिकल लेवल पे अपर लेवल से भी डिस्क्रिमिनेशन खेला गया और थोड़ा लोकल लेवल की पॉलिटिक्स भी खा गई। उसके बाद ममता बनर्जी जो प्रेजेंट 15 सालों से कंटिन्यू है वहां पर, काफी अच्छा काम कर रही हैं, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भी हालात को सुधार नहीं पा रही हैं। कारण क्या है, क्योंकि जिस कम्युनिस्ट पार्टी को उन्होंने उठा के वहां से बाहर फेंका, तो 2008 के केस की बात करें, जब रतन टाटा जी टाटा नैनो की वहां पे फैक्ट्री लगाने वाले थे, तो इन्होंने ही अपोजिशन में बहुत तेजी से विरोध किया था कि नहीं, ये किसानों की जमीन है, और इस तरह से वहां पे टाटा का प्लांट लगने नहीं दिया। तो जो वहां की पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो पार्टियां हैं जो पहले चीजों को बहुत बेहतर कर सकती थी, उनको भी बेहतर करने नहीं दिया गया। और यही हाल है कि एजुकेशन में नीचे से वर्स्ट रैंकिंग पे आती है। ठीक है, सबसे ज्यादा बेगर फैक्ट है बंगाल में पाए जाते हैं। ओके, उसके अलावा हायर एजुकेशन की सिस्टम बहुत ज़्यादा बेकार है। क्राइम की बात कहिए तो मत भूल जाइए, और उससे भी ज़्यादा कम्युनल वायलेंस की तो हद पार हो गई है। 2020-21 के
ड्यूरेशन में एक अच्छी खासी कम्युनल वायलेंस की रिपोर्ट आई है, जहां पे बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम्स के इश्यूज हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, तो जो ग्राफ है वो भी तेजी से डाउनफॉल होता जा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल। तो किसी भी चीज के डाउनफॉल के कोई करंट गवर्नमेंट ही जिम्मेदार नहीं होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ जिम्मेदार टीएमसी ही है। इसके ब्रिटिश के हिस्टोरिकल रीजन है और उसके बाद पोस्ट हिस्टोरिकल रीजन में सरकारों की गलतियां भी हैं। और ये कुछ स्टोरी है मोटी मोटा, इसमें ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं जो मैंने भी नहीं बताए हैं। आप डेटा सर्च करेंगे आपको और भी मिलेंगे। ये एक ओवरव्यू है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कैसे बंगाल का डाउनफॉल शुरू हुआ और कैसे वो कई सारी रैंकिंग में आज डाउन में आती है। कहाँ पे एक बार बंगाल से ही, जैसे कहते हैं बंगाल छींकता था तो पूरे इंडिया को जुकाम हो जाता था, उस तरह का हाल था। लेकिन अब चीजें बदल गई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई विल कम विद अनदर केस स्टडी सम टाइम विद सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। सो बने रहिए टी पॉइंट एकेडमी पे। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।